इस यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट, चाहे वो गैलेक्सीज हो, स्टार्स हो, प्लैनेट्स हो, सैटेलाइट्स हो, या फिर प्लैनेट बाउंड कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो अपने मास के कारण एक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी को कहा जाता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और चूंकि ये लॉ इस यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट पे इक्वली एप्लीकेबल होता है, इसीलिए इसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। और इसका क्रेडिट मोस्टली जाता है सर आइजैक न्यूटन को। चलिए आज के इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिटेल्स में समझेंगे। ये लॉ कहता है कि एक बॉडी एक दूसरे बॉडी को अपने मास के कारण अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। इस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर इसे कहा जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। चलिए इस फोर्स को एक नाम दे देते हैं F। अब जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करे, चलिए मान लेते हैं कि आप अगर किसी भी चीज़ को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं तो वो चीज़ भी आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहां पर भी वही होगा। अगर ये बॉडी इस बॉडी को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है तो ये दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी को उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये जो फोर्स है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये फोर्स 4 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। 3 चीज़ों पे सबसे पहले हम बात करेंगे, फिर चौथी चीज़ आएगा। वो 4 चीज़ों में से 3 चीज़ है। पहला बॉडी का मास, दूसरा दूसरे बॉडी का मास, और तीसरा इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। अब देखिए ये फोर्स इन पे कैसे डिपेंडेंट है, फिर आगे चौथी चीज भी आएगी। तो ये जो फोर्स है ये पाया जाता है कि ये पहले बॉडी के मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये कि अगर डिस्टेंस 2 बॉडीज के बीच इतना ही रहे, दूसरा बॉडी ज्यों का त्यों रहे, और पहला बॉडी ऐसा रखा जाए कि इसका मास अगर डबल हो तो फिर ये फोर्स भी डबल हो जाएगा। अगर पहला मास ट्रिपल हो तो ये फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। चलिए बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन। अब इसी चीज को आप कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं। मान ले कि हम टाइप 2 सिविलाइजेशन हो चुके हैं। अब हम चांद को, मून को अपने मर्जी से कहीं भी सेटल करवा सकते हैं। हमने क्या किया, इस मून को अर्थ के जगह मार्स के ऑर्बिट में भेज दिया और उतने ही डिस्टेंस में इसे सिचुएट किया जो कि अर्थ से इसका डिस्टेंस था। अब जो ये फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, इस केस में ये अर्थ के केस में जितना ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा था, मून जब यहाँ पर था, अर्थ के ऑर्बिट में था, d डिस्टेंस दूर ही था, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स बन रहा था अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स घट जाएगा, क्योंकि अब पहला बॉडी मार्स है अर्थ के जगह। क्योंकि मार्स का मास अर्थ के मास से कम होता है, इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स भी कम हो जाएगा। कितना कम होगा ये तो मार्स और अर्थ के मासेस के कंपैरिजन से पता चलेगा। बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास, और मार्स का मास अर्थ के मास से 10 टाइम्स छोटा है, तो ये फोर्स भी 10 टाइम्स छोटा हो जाएगा। बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। यहाँ पर देखें डिस्टेंस हमने उतना ही रखा है, सेकेंड बॉडी भी वही है, लेकिन फर्स्ट बॉडी का मास जो है अब ये 10 टाइम्स कम हो गया है, तो फोर्स भी 10 टाइम्स कम हो जाएगा। चलिए मून का जो असली जगह है उसे वहीं पर भेज देते हैं। अब देखिए
ये जो फोर्स है ये पाया जाता है कि ये सेकंड बॉडी के मास पे भी प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर फर्स्ट बॉडी यही रहे, दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही रहे, और अगर सेकंड बॉडी का मास डबल हो जाता है तो फिर ये फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी डबल हो जाएगा। अगर ये मास ट्रिपल हो जाता है, बाकी चीज़ें वैसा ही रहे, तो फिर ये फोर्स भी ट्रिपल हो जाएगा। चलिए इस चीज़ को कुछ ऐसे देखते हैं। हम तो टाइप 2 सिविलाइजेशन बन चुके हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो मून है, मून को यहाँ से हटा देते हैं और बिल्कुल इसी जगह पे हम मार्स को अर्थ के चारों तरफ के ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाएंगे। तो अब सिचुएशन क्या होगा, देखें, मार्स ने मून को सब्स्टिट्यूट कर दिया, अर्थ वहीं का वहीं है, दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस अब भी वही है। तो अब इस केस में क्या होगा, देखें, यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा ये तो डिपेंड करेगा कि मून और मार्स का जो मास है इसका कंपैरिजन कैसा है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्स का मास जो है लगभग 10 टाइम्स होता है मून के मास के। तो चूंकि यहाँ पर पहले मून था तो जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर एप्लीकेबल था, अब वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। अब चलिए चांद को अपने जगह पे भेजते हैं, मार्स को भी अपने जगह पे भेज देते हैं। अब इन दोनों को एक साथ हम कुछ ऐसे कहते हैं कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल, ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट बॉडी का मास इनटू सेकंड बॉडी का मास। यहां पर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। इसे हम कुछ ऐसे कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब ये जो फोर्स है ये डी पे भी डिपेंडेंट है, दो बॉडीज के बीच का, सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है इस पे भी डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंसी है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर्ड। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यही बनता है कि अब तो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन गए हैं, तो हम क्या करेंगे, मून को यहां से दूर भेज देंगे। कितना दूर? अब डिस्टेंस को हम डबल कर देंगे। तो डिस्टेंस को डबल करने से फोर्स जो है, क्योंकि डिस्टेंस को हमने 2 टाइम्स किया, तो फोर्स 2 के स्क्वायर 4 टाइम्स कम हो जाएगा। यहां पर देखिए 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर्ड, तो डी अगर 2 टाइम्स होगा तो 2 टाइम्स का स्क्वायर 4 टाइम्स, तो फोर्स 4 टाइम्स कम हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। इसे हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरह के क्वांटिटीज को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। जैसे कि मान ले x इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय y, तो हम इसे कहेंगे x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। तो उसी तरह से यहां पर देखें F, that means force, gravitational force is inversely proportional to this quantity, and this quantity is the square of the distance between those two bodies. So gravitational force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहां से इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है? इन दोनों को मिलाने से हमें मिलेगा फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू the product of the masses divided by the square of the distance between them. तो इसी चीज़ को अगर हम वर्ड में लिखते हैं तो उसी को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that the gravitational force, this is the gravitational force between two bodies, is directly proportional to the product of their masses, so directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. अब यहाँ से हम अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के इक्वालिटी साइन लाते हैं तो हमें इस जगह पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस करना होगा।
इस केस में इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को g से डिनोट किया जाता है और इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू जो है ये है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 और इसका एक यूनिट भी है, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसके मेजरमेंट का क्रेडिट बहुत हद तक जाता है एक इंग्लिश फिजिसिस्ट हेनरी कैवेंडिश को। अब आते हैं इसके यूनिट पे। अब अगर मैं आपको इसका यूनिट डायरेक्टली बता दूं तो इसमें आप बोर हो जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। चलिए ना इसका यूनिट को डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करेंगे? हम इसी इक्वेशन से g का जो यूनिट होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, उस यूनिट को हम यहाँ से डिराइव करेंगे, SI यूनिट को डिराइव करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने फिर से यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और g के लिए जो इक्वेशन बनेगा, जो एक्सप्रेशन बनेगा, उस एक्सप्रेशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब देखें, चूंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है तो इसका मतलब यही है कि इस एक्सप्रेशन का जो भी यूनिट बनेगा वही यूनिट इसका भी बनेगा। दैट्स वाई यहाँ पर इक्वल टू साइन है। तो फिर इसका SI यूनिट पता कर लेते हैं, वही g का SI यूनिट होगा। तो इसका SI यूनिट होगा, सबसे पहले तो देखिए फोर्स का SI यूनिट क्या होगा। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। अब डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। मास का SI यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। दो जगह पे मास है, मास इंटू मास, सो किलोग्राम इंटू किलोग्राम, दैट इज किलोग्राम स्क्वायर्ड। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है 6.674 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर्ड पर किलोग्राम स्क्वायर्ड। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है, इस इक्वेशन को कहा जाता है इक्वेशन फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम दो बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स पता कर सकते हैं। देखिए, पहले मैंने आपसे कहा था कि ये जो फोर्स है ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है। तीन चीज़ें तो वो है, दो बॉडीज़ का मास, दो चीज़ हो गए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये तीसरी चीज़ है। और जो चौथा फैक्टर है वो चौथा फैक्टर है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैं आपको बता दूं कि ये जो कांस्टेंट है ये हर बॉडी के लिए सेम इसका वैल्यू होगा। मतलब चाहे दो बॉडीज आप कैसा भी ले, दो छोटे छोटे बॉडीज ले या फिर दो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज ले, उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उस फोर्स को पता करने के लिए ये जो कांस्टेंट का यूज हम करेंगे, इस कांस्टेंट का वैल्यू हर जगह पे सेम होगा। इसीलिए इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब चलिए इस इक्वेशन को एक बार यूज कर लेते हैं। कैसे यूज करेंगे? चलिए, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसी को यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, जी का वैल्यू चाहिए होगा। हम क्या पता करेंगे, फोर्स, तो जी का वैल्यू चाहिए होगा जो कि यहां पर गिवन है। और क्या चाहिए होगा, फर्स्ट बॉडी का मास चाहिए होगा, दैट मीन मास ऑफ अर्थ चाहिए होगा। चलिए, दिया मैंने आपको, ये हो गया अर्थ का मास। सेकेंड बॉडी का मास चाहिए होगा, चलिए वो भी यहां पर लिखा हुआ है, द मास ऑफ मून इज दिस वन। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस चाहिए होगा, वो भी यहां पर गिवन है। अब हम इन दोनों बॉडीज के बीच का जो फोर्स होगा, अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, जी के जगह इसका वैल्यू, कैपिटल एम के जगह मास ऑफ अर्थ का वैल्यू, स्मॉल लेटर m के जगह मास ऑफ मून का वैल्यू, और फिर d के जगह पे इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू हमें पुट करना होगा। चलिए, कर दिया हमने। ये हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हो गया मास ऑफ अर्थ, ये हो गया मास ऑफ मून, और ये जो है ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। यहाँ पर ध्यान दें कि गिवन डेटा में किलोमीटर था, हमने उसे मीटर में कन्वर्ट किया। रीज़न क्या है? क्योंकि मीटर डिस्टेंस का SI यूनिट है
और साथ ही साथ आप अगर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को देखें तो यहाँ पर इसके यूनिट में मीटर है, किलोमीटर नहीं है। इसीलिए हमें किलोमीटर को मीटर में सबसे पहले तो कन्वर्ट करना होगा और कन्वर्ट करके हम यहाँ पर उसे पुट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए 1 किलोमीटर जो है ये 1000 मीटर के बराबर है, तो किलोमीटर की जगह 1000 मीटर या फिर कहें 10 to the power 3 मीटर, क्योंकि 1000 इज 10 to the power 3, सो 1000 या फिर 10 to the power 3 मीटर किलोमीटर के जगह पे हम पुट कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा? 3.844, यहाँ भी 3.844 इंटू 10 to the power 5, दस 10 to the power 5, और किलोमीटर के जगह पे 10 to the power 3 मीटर हमने पुट कर दिया। अब क्या है देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 to the power 5 इंटू 10 to the power 3, तो ये बन जाएगा 10 to the power 5 प्लस 3, सो 10 to the power 8 बन जाएगा ये। तो यहाँ पर वही वाला वैल्यू 3.844 इंटू 10 to the power 8 मीटर, जो कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस है मीटर में एक्सप्रेस्ड, वो डिस्टेंस हमने यहाँ पर पुट कर दिया। और ध्यान दें उसका स्क्वायर है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? सिर्फ कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ से यूनिट को हटा लेते हैं। तो उसके लिए इस मीटर को हम इस ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे, और देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो मीटर जब ब्रैकेट के बाहर जाएगा तो ये स्क्वायर मीटर बन जाएगा। अब ये जो स्क्वायर मीटर है ये न्यूमरेटर के स्क्वायर मीटर को कैंसिल कर देगा कुछ इस तरह से। और देखिए क्या कैंसिल होगा, यहाँ पर देखिए किलोग्राम है, यहाँ भी किलोग्राम है, तो दोनों किलोग्राम्स मिलके स्क्वायर किलोग्राम बनेगा, जो कि पर स्क्वायर किलोग्राम को यहाँ से कैंसिल कर देगा। अब यूनिट के तौर पे बचा हुआ है न्यूटन। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए 10 के पावर्स को हम अलग कर लेंगे, और ये जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ये इनको हम अलग से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो वो वैल्यूज़ यहाँ पर 6.674, यहाँ पर ये वाला वैल्यू यहाँ दिख रहा आपको, ये वाला वैल्यू यहाँ पर दिख रहा, और डिनोमिनेटर में 3.844 को हमने 2 बार लिखा और मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। अब यहाँ से जो 10 के पावर्स है उसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 10 to the power -11, यहाँ से 10 to the power 24, यहाँ से 10 to the power 22 यहाँ पर आ गया, और 10 to the power 8 का चूंकि स्क्वायर है इसीलिए 10 to the power 8 को हमने यहाँ पर 2 बार लिखा। ओके, तो इसका यूनिट भी लिख लेते हैं न्यूटन। अब कैलकुलेशंस बचा हुआ है, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे इस एक्सप्रेशन को तो ये बनेगा 19.815, और जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसे कुछ इस तरह से लिखेंगे, 10 to the power -11 प्लस 24 प्लस 22, और चूंकि ये 10 to the power 8 दो जगह पे डिनोमिनेटर में है तो ये पार्ट जब न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 10 to the power -8 बन जाएगा, और 2 बार है ये, सो -8 और फिर -8 -8। तो इसे जब कैलकुलेट किया जाएगा इस चीज़ को तो आप पाएंगे ये बराबर होगा 19 के। तो हम इसे कहेंगे कि ये होगा 10 to the power 19 और यूनिट इसका है न्यूटन। अब ध्यान दें कि जब हम 10 के पावर्स में किसी भी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि पहला वाला जो नंबर हो ये 1 या उससे बड़ा हो और 10 से छोटा हो, यही हमारा कोशिश रहता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए अब हम इसी चीज़ को 19.815 को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है 1.9815 इंटू 10। अब ध्यान दें ये चीज़ जो है एग्जैक्टली इसके बराबर है। अब बाकी का पार्ट 10 to the power 19 और उसका जो यूनिट है न्यूटन उसे भी लिख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10 to the power 20 मिलेगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा अर्थ और मून के बीच ये होगा 1.9815 इंटू 10 to the power 20 न्यूटन। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगले वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर दैट मीन स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन के सारे वीडियोज़ का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।